अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम अपने पास ये देख रहे थे नॉन करंट एसेट्स का हमने अपने पास वर्किंग कर ली थी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। सर टोटल करेंगे हम कैसे, हम बोलेंगे 5,76,000 रुपये का हमारे पास आ रहा है। कुछ मशीनरी आ रही है, सॉरी बिल्डिंग आ रही है। 3,60,000 रुपये की हमारे पास आ रही है ये कोई मशीनरी, और 2 लाख रुपए की मेरे पास आ रही है लैंड। ठीक है, ये कुछ हिसाब किताब मेरे पास बन गया। अगर इन तीनों को सम अप कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बन जाएगा 11,36,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा सर, नॉन करंट एसेट। ठीक है सर, फिर आ जाएंगे हमारे पास करंट एसेट्स। सर करंट एसेट में याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, अगर हम याद करें हमारे पास एंट्री तो इसकी हमने नहीं पास की थी। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है कोई 1,36,000 रुपये की, ऐसा ही। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी ये कोई 1,36,000 रुपये की। सेट है सर। सर इसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो मैं कहता अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास सवाल ने गिवन किया हुआ सर, अकाउंट रिसीवेबल सवाल ने हमें कितने रुपए का दिया हुआ है सर? सर अकाउंट रिसीवेबल सवाल ने मुझे दिया हुआ है 2,90,000 रुपये का। अच्छा देखिए, इस सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास मुझे पता चलता है कि यार इस सवाल के अंदर जो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस थी, जिसको हम बैड डेट्स कह रहे होते थे। अगर बैड डेट्स की एंट्री हम अगर आ जाएगी तो उसको इसमें से नेट ऑफ कर देंगे। नेट ऑफ करने के लिए हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये वाले कॉलम को इस्तेमाल कर लेंगे। सही है सर। सर अकाउंट रिसीवेबल के बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या आ रही है, अगर मैं अपने पास देखूं, देखिए कैश और बैंक भी आ रहा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी आ रहा है, हम उसको एंड में डील करेंगे। अगर मैं अपने पास देखूं, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है मेरे पास 13,000 रुपये का। जैसा ही मैं इसको कलर हाईलाइटेड कर देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है मेरे पास कुछ 13,000 रुपये का। ठीक है, साथ ही साथ मेरे पास एक आ रहा है रेंट रिसीवेबल भी आ रहा है। सर रेंट रिसीवेबल कितने रुपए का मेरे पास? सर रेंट रिसीवेबल कुछ है मेरे पास ये कोई 20,000 रुपये का। ठीक है सर। हमने सर याद रखिएगा, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक सबसे एंड में आता है। कैश इन हैंड मेरे पास सवाल ने कितने रुपए का गिवन किया हुआ है सर? सर कैश इन हैंड सवाल ने मुझे दिया हुआ है ये कोई 1,45,800 रुपये का। 1,45,800 रुपये का। 1,45,800 रुपये का। और कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 82,600 रुपीज का कैश एट बैंक। ठीक है सर। सब अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 6,87,400 रुपीज। सही है सर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये मेरे पास शो कर रहा होगा टोटल करंट एसेट्स। ठीक है सर, टोटल करंट एसेट्स आ गया। अब मैं अपने पास क्या कर लूंगा, टोटल एसेट्स निकालूंगा। टोटल एसेट्स कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा टोटल नॉन करंट एसेट्स को प्लस कर दो टोटल नॉन करंट एसेट्स 6,87,400 के अंदर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा सर, इससे मेरे पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। ये क्या है, 18,23,400 रुपये का मेरे पास क्या आ गया, टोटल करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आ गया। ठीक है सर, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर इसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्विटी। सर ये आमने सामने नहीं बनती, ये एक वर्टिकल कॉलम के अंदर ही हमारे पास चलती रहेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये चलती रहेगी। सर इक्विटी हमारे पास, इक्विटी के अंदर सर हम सबसे पहले अपने पास क्या लिख रहे होते हैं सर, सबसे पहले हम अपने पास शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख देता हूँ, हेडिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी। सही, इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास
ऑथराइज कैपिटल। सर हमने लास्ट मैंने आपको रिकॉर्डिंग और अंदर भी भेजा था कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है। सर ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक लिमिट होती है कि यार इतने आप मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सही है सर। तो मेरे पास टोटल अगर मेरे पास ऑथराइज कैपिटल देखूँ तो मुझे बता रहा है कोई 20 लाख रुपए का, जिसके अंदर 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स बताएं। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है सर। ये मैं एक हेडिंग दे दूंगा अपने पास, और इसके आगे क्या लिख दूंगा सर, इसके आगे मैं लिख दूंगा 20 लाख रुपए, और इसके आगे मैं साथ ही साथ एक नीचे लाइन डाल दूंगा। याद रखिएगा जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो टोटल का पार्ट नहीं बनता। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑथराइज कैपिटल की जो भी अमाउंट होती है उसको हम टोटल का पार्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है सर। सर इसके बाद आ जाएगा मेरे पास पेड अप कैपिटल। पेड अप को सब्सक्राइब को पेड अप कैपिटल इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब होगा कि मैंने कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं, उसके बदले में पैसे ले चुका हूँ। तो सर मुझे पता चलता है, देखो पेड अप कैपिटल मेरे पास कुछ आ रहा है, ये कोई पेड अप कैपिटल मेरे पास कितने रुपए का सवाल ने दिया हुआ है। अगर मैं अपने पास सवाल के अंदर देखूं तो ये कोई मेरे पास 1 2 3 4 5 लास्ट से देखूं तो 5 नंबर पे आ रहा है कोई 10,90,000 रुपए का। ठीक है सर। ये मेरा पेड अप कैपिटल हो गया। रिटेन अर्निंग। सर रिटेन अर्निंग हमने अभी ऊपर वाले ही अगर मैं देखूं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाली थी, कितनी थी, 1,77,400 रुपए। जैसे ये 1,77,400 रुपये। सर अब मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया हो कि यार मैंने क्यों पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, फिर रिटेन अर्निंग बनवाई थी, और देन मैंने आपको बोला था कि आप बैलेंस शीट बना रहे होगे। ये सीक्वेंस के हिसाब से बनाओगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप पहले बैलेंस शीट बना लोगे तो आपको रिटेन अर्निंग की अमाउंट कहाँ से पता चलेगी, पता ही नहीं चल सकती जब तक आपके पास प्रॉफिट ना हो और इसकी सारी कैलकुलेशन आप नहीं कर लोगे, और सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाने बैठोगे तो रिटेन अर्निंग की अमाउंट आपको नहीं पता चल सकेगी, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकेगी। ठीक है। इसी हिसाब से मैंने आपको बोला था कि यार देखो जैसे कि आपने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की अमाउंट निकाली हुई थी तो ही आप आराम से क्या कर सकते थे, अमाउंट यहाँ पे पंच कर सकते थे। वरना आप क्या होता है यहाँ पे फंस जाता, बोलते यार ये तो अमाउंट निकाली नहीं है, मैं तो फंस गया, मैं तो एंड में इसको अब करूंगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लो, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाओ। क्यों? क्योंकि देखो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं पहले रिटेन अर्निंग बना दूंगा बाद में प्रॉफिट बनाओ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लेट्स सपोज पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं बना देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए मुझे क्या, देन मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट, देन मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, फिर मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। तो मुझे मसला क्या आएगा सर अगर आपको याद है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर मुझे क्या लिखना होता है, प्रॉफिट की अमाउंट लिखनी होती है। तो प्रॉफिट की अमाउंट कब निकलेगी, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना लूंगा। इनकम स्टेटमेंट बना ही नहीं है तो मैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना ही नहीं सकता। क्लियर है सर? सर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की अमाउंट आ गई। सर इसके बाद हमने, अगर आपको याद हो, हमने एक अमाउंट रिजर्व में भी क्रिएट की थी, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज। ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, देखें अगर आप, मैं पहली एंट्री से सारा ग्रीन और जो ब्लैक हाईलाइटेड नहीं हुआ देख लेते हैं। ठीक है। ये दोनों को भी हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप देखें इसको भी अकाउंट फॉर कर चुका हूँ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर। ठीक है। कंटीजेंसीज को मैंने आपको बताया था, कंटीजेंसीज का जो रिजर्व ऑफ कंटीजेंसीज होती है, ये कंटीजेंसीज का क्या हमारे पास रिजर्व है। रिजर्व ऑफ कंटीजेंसीज हमारे पास किसका पार्ट बनता है, इक्विटी का पार्ट बनता है। तो इक्विटी के अंदर ही हम क्या लिख रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं। कितने रुपए सर, ये कोई 1 लाख रुपए। सही है सर। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालो, मैं बोलूंगा 10,90,000 को प्लस कर दो
1,77,400 के अंदर, देन आप प्लस कर दो 1,00,000 रुपए। ठीक है सर, जब इन सबको आप प्लस कर लोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी कितने रुपए की आ रही है। शेयर होल्डर इक्विटी आ रही है 13,67,400 रुपये। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट। अगर मैं अपने पास बात करूँ मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, हाँ सर बिल्कुल है मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी। मेरे पास उस सवाल के अंदर दी हुई बिल्कुल सर, अगर मैं अपने पास थोड़ा सा ध्यान दूं तो मुझे ये दिखेगा कि यार तो मुझे अपने पास दिखेगा कि बॉन्ड्स पेबल की एक अमाउंट दी हुई होगी। सही है, तो मुझे दिखेगा मेरे पास एक बॉन्ड्स पेबल की 10% बॉन्ड्स पेबल की एक अमाउंट हो रही होगी। सही है, मैंने आपको बताया था 10% का मतलब ये जो परसेंटेज होती है बेसिकली आपको ये डिटरमाइन करवा रही होती है कि इतना परसेंट आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल के हिसाब से। तो 10% बॉन्ड पेबल की मेरे पास अमाउंट कितने रुपए की दी हुई है सर? सर अगर मैं अपने पास थर्ड लास्ट आइटम देखूं तो मेरे पास ये कोई अमाउंट आ रही है 10% बॉन्ड पेबल की कोई 1,00,000 रुपए की। सर सिंस मेरे पास और कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, दैट इज वाई मैंने इसको कहाँ पे लिख दिया, डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख दिया। सेट है, फिर आ जाते हैं हम करंट लायबिलिटी के ऊपर। सर करंट लायबिलिटी मेरे पास कितने रुपए की गिवन है? सर देखो करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपको क्या गिवन किया हुआ है सवाल है? सर करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले सवाल है मुझे दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल। सही है सर, अकाउंट्स पेबल मुझे पता है, अकाउंट्स पेबल मेरे पास कुछ सवाल ने दिया हुआ है, वो कितने रुपए का दिया हुआ है? अगर मैं देखूं शेयर कैपिटल के बाद ही दिया हुआ है 1,26,000 रुपए का, तो 1,26,000 रुपए की अमाउंट आ गई। ठीक है सर। सर इसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है? सर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सर देखिए, एक मेरे पास अगर मैं जनरल एंट्रीज देखूं जो मैंने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी उसके अंदर सब चीजें तो पार्क हो चुकी है, सिर्फ दो चीजें रहती हैं, एक अनपेड या अक्रूड सैलरी और दूसरी मेरे पास आ रही है डिविडेंड पेबल। सही है, तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ, अक्रूड सैलरी कितने रुपए की सवाल ने गिवन है सर? अक्रूड सैलरी, सर अक्रूड सैलरी आपको सवाल ने गिवन की हुई ये कोई 30,000 रुपए की। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कलर हाईलाइटेड कर देता हूँ। सही है, अक्रूड सैलरी कितने रुपए की सवाल ने आपको 30,000 रुपए की दी थी। फिर आखिर में दिया हुआ है डिविडेंड पेबल, जो हमारा हमने 6th एंट्री पास की थी, वो कितने रुपए का सर? डिविडेंड पेबल कोई आपका 2,00,000 रुपए का। तो अगर मैं इन सब का प्लस कर लूं 1,26,000, 2,00,000 और 36,000 रुपए, तो मेरे पास एक अमाउंट बन जाएगी टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, कैसे बनाई सर? मैंने बोल दूंगा 1,26,000 प्लस 30,000 प्लस 2,00,000 रुपए, ये टोटल मिला के मेरे पास क्या बन गया? टोटल मेरे पास बन गया करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी मेरे पास कितने रुपए की बन रही है? सर सबसे पहले मेरे पास शेयर होल्डर कैपिटल कितने, इक्विटी है ना, इक्विटी का मतलब क्या था? जो शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए जिसपे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का। उसकी अमाउंट कितनी है? 13,67,400 रुपए जमा 1,00,000 रुपए जमा 3,56,000 रुपए। सही है, तो सर अगर मैं प्लस कर दूं 3,56,000 जमा 1,00,000 जमा 13,00,000, तो मेरे पास कितने रुपए बन जाएंगे? ये के बन जाएंगे 18,23,400 रुपए। सर अगर मैं देखूं ये 18,23,400 रुपए और ये 18,23,400 रुपए, ये दोनों मेरे पास क्या कर गए हैं सर? मैच कर गए हैं।
ठीक है सर, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होंगे। मैं दोबारा से कोशिश करके क्विकली रिपीट करा देता हूँ। देखें, सबसे पहले हम अपने पास लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट जब भी हम अपने पास लिख रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्डिंग में से जितना भी अगर उसका कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ पुराना और नया मिलाकर, इसमें पुराना डेप्रिसिएशन नहीं था, अगर हमारे पास सवाल के अंदर कुछ पुराना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो प्लस नया डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मिला के मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, उसमें से माइनस करके मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगी, सेम एज इट इज बाकी एसेट्स के साथ भी कर लेंगे। याद रखिएगा, आपने गलती भी की थी, लैंड का डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं होता। देन आपके पास आ जाएगी करंट एसेट्स। ठीक है, इन सबको टोटल कर दोगे तो नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। फिर आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले क्या लिखना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कुछ प्री पेमेंट्स है वो, एंड में कोशिश करके कैश और बैंक की बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, इन सबको प्लस किया तो मेरे पास, मैं फिर क्या करूंगा, टोटल एसेट्स निकालूंगा। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे, तो टोटल एसेट्स निकलेंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स प्लस टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट और करंट एसेट्स को मिला दोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। सर फिर इसके बाद आ जाता है ऑथराइज कैपिटल। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, बेसिकली आपकी एक लिमिट होती है जो कि ये बता रही होती है कि आप मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू कर सकते हो। याद रखिएगा, ये ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट ऐड नहीं होती, मतलब ये लिखने की वजह क्या होती है, ताकि आप बता सको अपने शेयर होल्डर्स को क्या देखो मैं मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकता हूँ। ठीक है, इस वजह से हम इसको अमाउंट को प्लस कहीं पे भी नहीं करते, सिर्फ ये डिस्क्लोजर की पर्पस, डिस्क्लोजर मतलब मेंशन करने के लिए हम ये लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल हमारे पास, अच्छा इसकी हेडिंग दे देता हूं, इसकी हेडिंग क्या बनेगी, पेड अप इशूड कैपिटल। ठीक है, ये इसकी हेडिंग आ जाएगी। सर इसके अंदर क्या लूंगा, पेड अप कैपिटल, जो भी है सवाल नहीं दिया हुआ, रिटेन अर्निंग मैंने इससे पहले स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर निकाली थी, हमने वही अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, याद रखिएगा हमने एडजस्टिंग एंट्री के अंदर भी लिखा था, जितना भी रिजर्व आप बना रहे होते हो वो इक्विटी का पार्ट बन जाता है, तो उसको मैंने इस हिसाब से लगा दिया। ठीक है, इन सबको प्लस कर दिया। देन नॉन करंट लायबिलिटी, सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या थी, बॉन्ड्स पेएबल था। सही है, हमने डिस्कस भी किया था अपने पास जब हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। फिर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लायबिलिटी में जो हमारे पास सवाल के अंदर एडजस्टिंग सवाल के अंदर थी वो, और जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी वो सबको रिकॉर्ड कर देना। अच्छा, हम एक चीज ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि हमने कोई एडजस्टिंग एंट्री छोड़ तो नहीं दी है। तो सर अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो मेरे पास सारी एंट्रीज अकाउंट फॉर हो चुकी हैं, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं दिख रही जो अनहाईलाइटेड हो। सही है, तो इसका मतलब हमारे पास जितनी भी एडजस्टिंग एंट्री सारी की सारी हम क्या कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। सही है, आपको जो मैंने होम असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास के अंदर, ये 3 सवाल, सर आप इन्हीं 3 सवाल के आप आराम से बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये तीनों भी बना सकते हैं। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ इश्यूज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।